नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देश की आज़ादी के लिए यदि हम बात करते हैं तो वास्तव में ध्यान में आता है कि निरंतर भारत के अनेक वर्ग अनेक क्षेत्रों में निरंतर संघर्ष करते रहे और इस प्रकार से धीरे धीरे अनेक स्थानों पर जो हम कह सकते हैं कि संघर्ष हुए, उनको संगठित स्वरूप मिला 1857 में। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें कुछ बड़े नाम तो हम सबको ध्यान में आते हैं, लेकिन वो जो बड़े नाम थे उनके पीछे कुछ ऐसे खास वर्ग और समूह थे जिनका बहुत बड़ा सहयोग था। और उस सहयोग से उस समय की ब्रिटिश हुकूमत जिस प्रकार से परेशान हो गई और कह सकते हैं कि तिलमिला गई, उनके तिलमिलाने से जिस प्रकार से 1857 की क्रांति के लगभग 20 वर्ष बाद में एक विशेष अधिनियम लाया गया और कुछ जातियों को जीवन से, जन्म से ही हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपराधी घोषित कर दिया। उन जातियों को आज़ादी के 5 वर्ष बाद में विमुक्त किया गया। उन्हें हम घुमंतु और विमुक्त जातियां कहते हैं। वास्तव में ये विमुक्त जातियां कौन सी हैं, किस प्रकार का इनका गौरवशाली इतिहास रहा है और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है, इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में हैं श्रीमान दुर्गादास जी। दुर्गादास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गादास जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, साथ ही अखिल भारतीय घुमंतु कार्य के आप प्रमुख हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे, जानकारी चाहेंगे वास्तव में घुमंतु जातियों को लेके, घुमंतु वर्ग विमुक्त जातियों को लेके किस प्रकार का काम चल रहा है। सबसे पहले तो आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि वास्तव में ये घुमंतु जातियां हैं कौन कौन सी, कौन कौन से वर्ग इन जातियों में आते हैं जिन्हें विमुक्त भी कहा जाता है। अपने इस भारत देश के अंदर सैकड़ों जातियां ऐसी है जो लगातार घूमती रही है। उस समय समाज स्थिर अवस्था में था, कुछ समुदाय घूमते थे और ये समाज की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। केवल आवश्यकताओं की पूर्ति ही करते थे ऐसा नहीं है, तो अपने अपने काम के अनुसार कई प्रकार के धर्म जागरण के, संस्कार के ऐसे काम भी ये सब जातियों के लोग करते थे। उस समय ये सब जातियां बहुत संपन्न थी, इनको सामाजिक सम्मान प्राप्त था। लेकिन आज कालांतर में परिस्थिति बदल गई। आज ये सब उपेक्षित है और पिछड़ी भी है। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो घूमने वाली जातियों के बारे में कुछ ऐसे थे जो धर्म जागरण और संस्कार देने का काम करते थे, जैसे नट है, भाट है और इस प्रकार के अपने कालबेलिया है, जंगम है। ये सब जातियां ऐसी थी कि जो घूम घूम करके देवताओं के आख्यान करती थी, संस्कार जगाने का काम करती थी। तो कुछ जातियां ऐसी थी कि जो हथियार बनाने का काम करती थी, हथियारों पर धार लगाने का काम करती थी, उनको हम शिकलीगर कहते हैं। तो गाड़िया लोहार ऐसे लोग हैं कि जो कृषि यंत्र बनाने का काम करते थे। कुछ बंदा है जो मिट्टी के खिलौने बना करके और समाज के बीच में उनको देने का काम करते थे। तो रेबारी समाज ऐसा है कि जो पशुपालन का काम करते थे, उनको हम अर्ध घुमंतु कह सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कामों को अपना करके घूमने वाली ऐसी बहुत सारी जातियां थी। ये जातियां सैकड़ों की संख्या में हैं, एक बहुत बड़ा ऐसा समुदाय था। इन समुदाय की एक विशेषता यह है कि रोज़ाना एक गांव से दूसरे गांव जाना, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाना, जहां रात हो गई वहां पर अपना डेरा डाल देना, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे, बाकी देश दुनिया से बेखबर होकर के और अपने ही और उसमें रहते थे। और सबसे बड़ी विशेष बात ये थी कि स्वभाव से ये बलिष्ठ थे, निडर थे, स्वाभिमानी थे और स्वतंत्रता प्रिय थे। ये इस प्रकार की जातियाँ थी। इन जातियों के अपने तीज त्यौहार है, इन जातियों के अपने देवी देवता है और उसके माध्यम से अपने इतिहास और परंपरा से जुड़े रहते हैं। और कुल मिलाकर के और एक धर्म संस्कृति के साथ में भी जोड़े रहने वाला ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिनको हम
घुमंतु और अर्ध घुमंतु कह सकते हैं। मैंने अर्ध घुमंतु इसलिए कहा कि जो रहबारी समाज है वो पशुपालन का काम करता है, वो 4 महीने 5 महीने घूमता है, बाकी अपने गांव में रहता है। तो कुछ ऐसे थे जो लगातार घूमते रहते थे और कुछ ऐसे थे जो अर्ध घुमंतु है, कम समय के लिए घूमते थे। उनका अपना गांव है, उनका अपना घर है, उनका अपना मोहल्ला है, लेकिन आज की तारीख में जो घुमंतु है उनकी कोई पहचान नहीं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दुर्गादास जी ने बताया कि देश में घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियां, और वो निरंतर एक गांव से दूसरे गांव, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, और कह सकते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक की भी निरंतर यात्राएं वो करते रहते थे। इस देश की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि स्वामी विवेकानंद हों चाहे महात्मा गांधी हों, उन्होंने निरंतर यात्राएं की हैं और उन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने इस देश को समझाया है और जाना है। दुर्गादास जी, आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि जितने श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं उन्होंने बहुत यात्राएं की हैं, ठीक उसी प्रकार से जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु ये वर्ग हैं ये भी निरंतर यात्राएं करते रहे हैं। क्या इनकी यात्राओं से भी देश को किसी प्रकार का कुछ लाभ हुआ है? हाँ, ये चूँकि निरंतर घूमते रहते थे इसलिए समाज की बहुत बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अभी हम जब लाभ की चर्चा करते हैं तो एक समाज है बंजारा, जिसका आज हम बंजारा कहते हैं। अब ये बंजारा समाज क्या है? तो एक शब्द है वाणिज्य, व्यापार को वाणिज्य कहते हैं। और ये वाणिज्य को, चूँकि ये सब लोग मूलतः राजस्थान के हैं, इसलिए वाणिज्य को राजस्थानी में बिणज, ये ऐसा बोलते हैं। और बिणज करने वाला बिणजारा। एक समय ऐसा था कि पूरे देश भर के अंदर नमक का काम करने वाला वो राजस्थान के बाहर पूरे देश में ये बंजारे लोग होते थे। नमक का काम करते थे, मुल्तानी मिट्टी का काम करते थे, और भी कई प्रकार के और करते थे। तो घोड़ों पर, खच्चर पर, ऊँटों पर ये सब लेकर के और पूरे देश भर में व्यापार करते थे। तो व्यापार के माध्यम से समाज को और आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और जो भी उस समय ये हमारे पारिवारिक जीवन से जुड़े रहते थे, वनोपज की बहुत सारी चीज़ों के, बांस की और इन सब चीज़ों को बना करके समाज को देना, तो इनके माध्यम से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है, समाज के लिए बहुत बड़े उपयोगी रहे। दुर्गादास जी, इन सब जातियों को एक दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने अपराधी घोषित कर दिया था और आज़ादी के बाद में फिर जाके कुछ स्थितियां बदली हैं। वर्तमान में इन जातियों की क्या स्थिति है और इन्हें विमुक्त भी कहा गया है, उसके पीछे क्या भाव? ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे कुछ जातियां समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, ऐसे बहुत सारी जातियां ऐसी थी, बहुत सारे समुदाय ऐसे थे कि जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे भले वो मुगल काल हो और विशेषकर से वो ब्रिटिश काल हो। मुगल काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक इन जातियों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। संदेशवाहक बन कर के काम करना, गुप्तचरी बन कर के काम करना, हथियार बना करके और उसके लिए काम करना, और यहाँ तक कि आमने सामने की लड़ाई के अंदर डट कर के मुकाबला करना, एक योद्धा की तरह भी ये सब करते थे। और इसलिए मैं इनके लिए शब्द प्रयोग करता हूँ, ये जिनको आज हम विमुक्त कहते हैं, डीएनटी कहते हैं, ये स्वतंत्र योद्धा है, हमारे फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी रहे। स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं हम इनको। अब ये स्वतंत्रता सेनानी का एक थोड़ा सा हमको यहाँ पर इतिहास समझने की आवश्यकता है। विशेष करके हम जब महाराष्ट्र में देखेंगे तो ब्रिटिश काल में उमाजी नायक नाम के एक बहुत बड़े योद्धा हुए, जो आज महाराष्ट्र में ये बेड़ल करके घुमंतु जाति है। उमाजी नायक ने अंग्रेजों से इतना ज़बरदस्त युद्ध किया, अंत में ब्रिटिश सरकार ने उमाजी नायक को मार गिराया। चाहे भले हमारे गाड़िया लोहार हो, चाहे भले 1857 के समय हो, ये सब ये जब करते थे तो अंग्रेज को उस समय लगा कि इन सब जनजातियों को नियंत्रण में लाना चाहिए। और नियंत्रण में लाने के लिए उन्होंने एक प्रकार से घबरा करके एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत सभी राज्यों को एक अधिकार दिया, एक कानून बनाया। यह कानून
12 अक्टूबर 1871 में पूर्ण रूप से बन गया। और इस कानून के तहत हरेक राज्यों की कुछ चयनित निश्चित जातियों को आपराधिक जाति घोषित कर दिया। इसलिए इसको हम काला कानून भी कहते हैं या क्रिमिनल ट्राइब एक्ट भी कहते हैं। इस कानून के तहत उन्होंने लगभग 183 जातियों को इन्होंने आपराधिक जातियां घोषित कर दिया। और आपराधिक जातियां घोषित कर दिया, यहाँ तक इसके आगे भी इन्होंने धीरे धीरे क्रूरता बढ़ाई। इस कानून के तहत बंदी से बढ़ती चली गई। और क्या इनको और बंदी से की तो ये इनको प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी होती थी, ये कोर्ट में जा नहीं सकते थे, अपना कोई वाद रख नहीं सकते थे, और एक सेटलमेंट बना करके इनको बाड़ाबंदी करके रखते थे। और इस प्रकार के और इनकी बंदी से प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे ये बंदी से क्रूरता में बदल गई। और क्रूरता यानी क्या, जाति की जाति आपराधिक घोषित हो गई। किशोर आयु के जो भी बच्चे होते थे उनके ललाट के ऊपर सिक्का गरम करके दाग देते थे, उनके हाथ पर मैं चोर हूँ। जन्मजात बच्चा भी आपराधिक घोषित कर दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने 1857 में जब इन लोगों ने स्वतंत्रता युद्ध किया, गुरिल्ला युद्ध किया, उसे घबरा करके एक कानून बनाया। इस कानून बनने के बाद ये सब जातियां गांवों से दूर और शहरों से दूर और एक प्रकार से निर्वासित इस प्रकार का जीवन यापन करने लग गई। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के 5 साल बाद सरदार पटेल को ये विषय ध्यान में दिलाया गया और उस समय उन्होंने और एक वापस कानून बनाया। यह 1952 में बना और 31 अगस्त 1952 को जो जातियां आपराधिक घोषित हो गई थी उन सभी अधिसूचित आपराधिक जातियों को उन सूची से डिलीट कर दिया, उससे विमुक्त कर दिया। और वो जो बाड़ेबंदी बना रखी थी सेटलमेंट के नाम पर, उन सब को काट करके इनको मुक्त किया। इसलिए ये सब DNT, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ये सब कहलाना, ये शब्द इनके लिए काम आया। तो ये एक विमुक्त जातियों का इस प्रकार का एक इतिहास। ये भी कहा जा सकता है कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। इस प्रकार का भाव देश की जनता में भी जागृत हो, इसको लेकर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय काम कर रहा है। दुर्गादास जी, आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि संघ वास्तव में जिसकी शुरुआत कुछ विद्यार्थियों को लेके शाखा के माध्यम से खेल के माध्यम से विचार को आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे आगे संघ बढ़ता गया, विमुक्त जातियां, घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों को लेकर संघ ने कब से काम करना प्रारंभ किया और क्यों प्रारंभ किया, क्या पीछे इसके विचार रहा? संघ का कार्य जैसे जैसे बढ़ा, संगठन का विस्तार हुआ, खूब सारे कार्यकर्ता तैयार हुए, तो संघ ने प्रारंभिक काल से ही सेवा के कार्य साथ साथ प्रारंभ कर दिए। जैसे जैसे काम बढ़ा ऐसे ऐसे सेवा के कार्य बढ़ने प्रारंभ हो गए। और अब लगभग पिछले कोई 40 वर्षों से सेवा के कार्यों का एक सम्मिलित स्वरूप उभर करके आया। तो सेवा भारती के नाम से हर एक प्रांत के अंदर सेवा के कार्य प्रारंभ हो गए। और ये जब सेवा के कार्य प्रारंभ हुए तो जिसको हम झुग्गी झोंपड़ी कहते हैं, स्लम एरिया कहते हैं, वंचित बस्ती कहते हैं, उपेक्षित समाज कहते हैं, इनके बीच में सेवा के कार्य प्रारंभ हुए। तो स्वाभाविक रूप से ये जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त, इन जातियों के बीच में भी सेवा कार्य प्रारंभ हुआ। तो संघ ने वैसे तो सेवा कार्य प्रारंभ से ही, लेकिन लगभग पिछले 40 वर्षों से एक अखिल भारतीय स्तर पर व्यवस्थित इस सेवा कार्यों का स्वरूप उभर करके आए। जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से संघ ने इन जातियों के बीच में काम करना शुरू किया, किस प्रकार की गतिविधियां रहती हैं संघ की घुमंतु जातियों के बीच? घुमंतु जातियों के बीच में जो काम प्रारंभ हुआ है वो सर्वसामान्य उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये प्राथमिकता रहती है। अगर मैं एक 4-5 शब्दों के काम में लूँ
रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान। जी। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो स्कूल जा नहीं पाते हैं, उनके माता पिता उनको स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, उस बस्ती में जाकर के एकल शिक्षक विद्यालय, जिसको हम संस्कार केंद्र कहते हैं, सिंगल टीचर स्कूल, वहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम है। माताओं बहनों के लिए सिलाई सिखाने का काम है, आस्था जगाने का काम है। तो इस प्रकार के कार्य धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन सके, उनका सामाजिक सम्मान बन सके, कुल मिलाकर के बाकी समाज का उस बस्तियों में जाना आना प्रारंभ हो। वहाँ जाने आने से उनकी समस्याएं क्या है ये उनको ध्यान में आएगी, और उनकी समस्या ध्यान आने से जो जो बातें ध्यान में आएगी उसके निराकरण के लिए हम प्रयत्न करेंगे। यही एक मूल सिद्धांत लेकर के सेवा कार्य प्रारंभ होगा। तो घुमंतु जातियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जिस प्रकार से सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं, उसके पीछे भी हम ये कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन में जो बात कही है, रोटी, कपड़ा और मकान, केवल यहाँ तक सीमित रहने की बात नहीं है। इससे आगे 2 कदम आगे चलकर होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की। तो रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये 6 मूलभूत विषय, और इनके विषय में घुमंतु, अर्ध घुमंतु जातियों को भी स्वावलंबी बनाया जाए, इस दिशा में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है। दुर्गादास जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि राजस्थान में खास तौर पर इन जातियों में, इन समाज और वर्गों में संघ की क्या, किस प्रकार से योजनाएं चल रही हैं, क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस प्रकार से इस जाति समाज के नए बालकों में भी संस्कार निर्माण के क्या कोई विशेष उपक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो पूरे देश भर के अंदर काम चल रहा है, लेकिन हम जब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में अगर उल्लेखनीय 2-4 काम गिनाने हों तो लगभग जो इनकी बस्तियां हैं, ऐसे कोई 41 बस्तियां ऐसी है जहां जाकर के एकल शिक्षक विद्यालय, जिनको हम संस्कार केंद्र कहते हैं, ये संस्कार केंद्र चलाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। 1-1.5-2 घंटे के लिए अध्यापक वहाँ पर रहते हैं, कोई बहन है वो वहाँ पर रहती है, वो बच्चों को सामान्य बोल चाल, उठना बैठना, कुछ श्लोक, सुभाषित, मंत्र और फिर पढ़ाई, पहाड़े की किताब पढ़ना इत्यादि वो सब सिखाते हैं। तो ये तो एक प्रकार हो गया। दूसरा, 6 स्थानों पर छात्रावास प्रारंभ हुए हैं। अपने जयपुर में छात्रावास चलता है, एक दौसा में छात्रावास चलता है, एक भरतपुर में चलता है, जालोर में चलता है, बाड़मेर में चलता है, और बीकानेर के पास में श्री डोंगरगढ़ में छात्रावास चलता है। ये छात्रावास यहाँ पर घुमंतु समाज के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। किसी किसी छात्रावास में केवल, जिसको हम टोकन शुल्क कहते हैं, प्रतीकात्मक, ऐसे प्रतीकात्मक शुल्क लेते हैं। वो फिर उनकी पढ़ाई, उनका रहना, भोजन, किताबें, कपड़े, सब कुछ छात्रावास की ओर से व्यवस्था होती है। और धीरे धीरे अनुभव ये आया है कि विशेष रूप में अगर डूंगरगढ़ के छात्रावास की चर्चा करता हूँ, बाकी सब छात्रावासों को तो लॉकडाउन के समय बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया, लेकिन डूंगरगढ़ के छात्रावास के बच्चों को घर नहीं भेजा। आदर्श विद्या मंदिर के परिसर में ही वो छात्रावास चलता है। वो बालक सवेरे और शाम व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, और अभी चूँकि अवकाश का समय है इसलिए उनको रामायण, महाभारत आदि सीरियल दिखाते हैं। उनकी पढ़ाई है, उनको पहाड़े याद है, उनको अंग्रेजी में बोलना आता है, उनमें एक संस्कार निर्माण हुआ है। आप जब कभी उस छात्रावास में जाएंगे, जो भी वहाँ पर जाते हैं, और जब बच्चों से बात करते हैं, उनको लगता है कि ये 4-5 साल की मेहनत जो है ये बहुत अच्छा परिणाम ला रही है। तो एक छात्रावासों का चलता है, माताओं बहनों के लिए और सिलाई के भी केंद्र चलते हैं। अभी अभी प्रतापगढ़ में प्रारंभ हुआ है, नागौर के पास में कुचामन में हुआ है, यहाँ जयपुर में भी सेवा भारती ने किया था। ऐसे कुछ स्थानों पर सिलाई के केंद्र चलते हैं। कहीं पर उनकी आवश्यकता है, मंदिर का हमारा निर्माण अधूरा पड़ा था, पूरा हो जाए, चबूतरा था, मंदिर बन जाए। फिर उनका स्वास्थ्य है, फिर उनको भी सामाजिक सरोकार से जोड़ना, वहाँ पर भी पौधारोपण का काम हुआ। तो ऐसे अनेक प्रकार के कार्य यह इन बस्तियों के अंदर अपने स्वयंसेवक वहाँ पर करते हैं।
तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि घुमंतु जातियों में उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए भी काम हो रहा है और छात्रावासों के माध्यम से एक संस्कार निर्माण का कार्य भी हो रहा है। और पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से कोरोना का काल रहा, खासतौर पर इस काल का, इस समय का सदुपयोग करते हुए उन बालकों को रामायण महाभारत दिखाया जा रहे हैं, उन बालकों को इस देश की राष्ट्रीय अस्मिता की जानकारी दी जा रही है और जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि उनका स्वाभिमान वो जागृत करने का प्रयास भी किया जा रहा है। हम सबको ध्यान में होगा कि राजस्थान की पहचान महाराणा प्रताप से होती है और महाराणा प्रताप की सहयोगियों के रूप में गाड़िया लुहारों का नाम भी वास्तव में बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस वर्ग में भी उस स्वाभिमान की पुनः स्थापना हो, इसके लिए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर कार्य कर रहा है। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो काम कर ही रहा है, लेकिन आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि देश में अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग विचारों की सरकार हैं, केंद्र में भी सरकार है। क्या सरकारी स्तर पर भी इस वर्ग के स्वावलंबी बनाने के लिए, इनके स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई ठोस प्रयास किए जा रहे हैं? विभिन्न सरकारें और विशेष रूप से केंद्र सरकार भी, सरकारों के पास में इन समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अपेक्षित वर्ग भी है बहुत बड़ा, सरकार की योजनाएं भी हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता या जो सबसे बड़ी एक समस्या है वो ये है, सरकार की योजनाओं का लाभ इस समाज तक पहुंच नहीं पाता है। योजनाएं अच्छी है और जिनको चाहिए लाभ वो भी बहुत बड़े वर्ग में हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। अब बीच में एक थोड़ा अंतराल आ जाता है। अपने लोगों ने ये बीच में एक थोड़ा सेतु का काम करना प्रारंभ किया है, सरकारी योजनाओं का उनको परिचय करवाना। अब जैसे कोई श्रमिक कार्ड है, कोई खाद्य सुरक्षा का है, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना है और कुछ प्रकार के जो काम हैं, सरकार की योजनाएं अच्छी है लेकिन वहाँ पर पहुँच नहीं पाती है। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये शासन को भी सोचना होगा, राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है केंद्र सरकार ने कुछ आयोग बनाए थे, अभी तक 4-5 आयोग बन चुके हैं और अभी भी अंत में जो इदाते आयोग बना, उस इदाते आयोग ने जो अनुशंसाएं सरकार को की थी उसमें से कई अनुशंसाओं को सरकार ने पूरा किया भी है, करने का प्रयत्न भी कर रही है, अभी काम चल भी रहा है। तो शासन के स्तर पर काम होता है, लेकिन शासन मिशनरी की अपनी एक मर्यादा है, वो वहाँ पर लाभ पूरा पहुँचने में एक थोड़ी समस्या रहती है। दुर्गादास जी, कार्यक्रम अंतिम चरण में है। आपके माध्यम से दर्शकों तक हम एक संदेश देना चाहते हैं कि घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों को लेकर सामान्य समाज क्या कुछ कर सकता है, क्या कहना चाहेंगे? सामान्य समाज को 2 बातों का विचार करना पड़ेगा। एक विचार तो ये करना है कि यह जो वर्ग है, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त, ये अपने बंधु है। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इस समुदाय ने देश की आज़ादी के लिए, देश के धर्म जागरण के लिए, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, इसके लिए और काम किया था। इन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष इसके कारण से किया था, समस्या को, संघर्ष को इसलिए उन्होंने मोल लिया था। तो संपूर्ण समाज का भी दायित्व है। आज परमात्मा ने समाज के हम जैसे वर्ग को एक सम्मानित अवस्था में रखा है। हम आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हम दृष्टि से सक्षम हैं, तो हमारा दायित्व बनता है हम इनके बारे में विचार करें। एक बात, और विचार करने के साथ साथ में कुछ तो भी अपनी ओर से हम थोड़ा प्रयत्न कर सकते हैं क्या? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक परिवार के पास में कुछ अच्छे कपड़े थे। अब बच्चों के कपड़े जब छोटे हो जाते हैं तो बच्चे पहनते नहीं हैं, फैशन बदल जाती है। तो उनके मन में आया कि कपड़े दे करके हम स्टील के बर्तन खरीद लेंगे। वहाँ पर अपने एक बंधु किराए से रहते थे, उन्होंने कहा, माता जी आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की, आप ये कपड़े किसी को दे दीजिए।
तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ देने जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मैं बताता हूँ, और उन्होंने ऐसे संपर्क करके एक परिवार को वहाँ पर लेकर के आए। एक माँ, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, ऐसे 4 लोग वहाँ पर आए। तो इन्होंने कहा माताजी वो आ गए हैं और कपड़े आप देने वाले थे। बोले हाँ ऊपर भेज दीजिए। ये ऊपर चले गए, उन्होंने कपड़ों की गांठ खोल दी और 2-2 जोड़ी कपड़े तीनों के और पूरे आ गए, महिला के भी, बच्चों के भी, बच्चे के भी। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अब ये कपड़े लेकर के उतर रहे थे। ये अपने जो किराया से रहने वाले थे जो लेकर के आए थे, ये भी सीढ़ी से खड़े थे। एक बड़ी बच्ची बहुत अति प्रसन्न होकर के अपनी माँ से कहती है, माँ माँ ये कपड़े हम अभी नहीं पहनेंगे, अपने वो मासी के यहाँ पर शादी है ना, वो शादी में अच्छे कपड़े पहन करके जाएंगे। जो कपड़े आपके लिए बेकार हो गए, आप जिनको केवल मात्र फेंकना और अथवा किसी को देना ही चाहते हैं, वो कपड़े उन बच्चों के लिए कितनी बड़ी खुशी का कारण बन गया। तो संपूर्ण समाज को सोचना चाहिए कि मैं थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ तो थोड़े से प्रयत्न से इस वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का कारण बन सकता है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हर परिवार को अपना विचार करना चाहिए। ऐसे एक परिवार अथवा एक संस्थान एक छोटी बस्ती को भी अथवा 5 परिवारों को भी अपने जिम्मे ले लेते हैं तो बहुत शीघ्रता से हम परिवर्तन कर सकते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। वास्तव में ये विचार यदि मन में रख कर घुमंतु जातियाँ, अर्ध घुमंतु जातियाँ और इस समाज को भी यदि हम अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो ये वास्तव में हम कह सकते हैं कि इस ठोस कदम के माध्यम से देश भी विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और विकास में हर एक वर्ग, जाति, समाज, उसका एक अपना योगदान होता है। और फिर जब बात घुमंतु जातियों की होती है तो अभी पूरी चर्चा में जिस प्रकार से ये विषय निकल कर आया कि वास्तव में ये समाज ऐसा समाज है जिसे धर्म योद्धा कहा जाता है, जो गांव-गांव अलग अलग प्रकार के काम लेकर, चाहे व्यापार वाणिज्य के काम हो, चाहे संस्कार के काम हो, चाहे हथियारों के धार लगाने वाले काम हो, स्वतंत्रता के संग्राम में जिन्होंने चाहे अपना योगदान दिया हो, ऐसा समाज आज यदि कुछ 2 कदम पीछे है तो उसे आगे लाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। और वास्तव में उनके इतिहास को भी हम देखते हैं, जानते हैं तो ध्यान में आता है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जिस प्रकार से ये पंक्तियां कही और उन्होंने कहा कि वास्तव में जो व्यक्ति स्वावलंबी, स्वाभिमानी और अपनी स्वतंत्रता के लिए मरने मिटने को तैयार रहता है, वैसे ही लोग नए इतिहास का निर्माण करते हैं। और घुमंतु, अर्ध घुमंतु जातियों ने इस राष्ट्र के इतिहास को एक दिशा दी है। इस राष्ट्र की जो आज की स्थिति है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उस वर्ग का है, वह वर्ग भी मुख्य धारा में आए। उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो काम कर रहा है उस पर आज की इस चर्चा में दुर्गादास जी ने हमारे को बहुत सी जानकारियां दी। और इन्होंने यह भी कहा कि केवल ये संघ या कुछ संगठनों का या केवल सरकारों का काम नहीं है, इस काम के लिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और वास्तव में इस संदर्भ में भी कहा गया है कि गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, तो खुद तो बदले बंदे, ये जमाना अपने आप बदलेगा। बहुत बड़ा परिवर्तन शीघ्र ही देखने को मिल सकता है इस जाति वर्ग और समाज के लिए भी। दुर्गादास जी, आपने हमारे से इस विषय पर चर्चा की, बहुत नई नई जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।